नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की। जिन बच्चों को नहीं पता है वो पहले जान लें कि यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 60,000 के आसपास की वैकेंसी रिलीज की है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो ये है कि इन्होंने एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। तो एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है तो बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। ऑल ओवर इंडिया से इस फॉर्म को भरा जाएगा। और आप एक चीज याद रखना कि इस उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी को ही ध्यान में रखते हुए आज मैं ये पहली वीडियो लेकर आ रहा हूं जो यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे किसी भी राज्य में आप जाते हो, हरियाणा का पेपर देते हो तो हरियाणा स्पेशल पूछते हैं, राजस्थान में राजस्थान स्पेशल। ऐसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में यूपी पुलिस के तमाम क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आपको देखने को मिलेंगे। उसी यूपी स्पेशल की श्रृंखला शुरू करते हैं। और आज की जो पहली वीडियो हम लोग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय पे बच्चों। तो आज की जो सबसे पहली क्लास हमारी है यूपी का, यहाँ पे हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। और इस जनरल इंट्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो यूपी का अगर हम सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि उत्तर प्रदेश का अस्तित्व एक अलग से प्रांत के रूप में, पहले क्या होता था कि भारत में पहले राज्य हुआ करते थे। और ये जो राज्य होते थे या इनको हम साम्राज्य भी कह लें, इन राज्य या फिर इन साम्राज्यों पर राजाओं का राज होता था। तो यहां पर राजा या बादशाह या शासक जो भी कह लो, बादशाह या फिर शासक, ये लोग यहाँ पे शासन करते थे। ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पर राजतंत्र स्थापित करते थे और राजतंत्र के माध्यम से पूरे इंडिया में शासन चल रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों का आगमन हुआ। और जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया। इन राजाओं से वो लोग धीरे धीरे भूभाग जीतने लगे। और जितना एरिया अंग्रेजों ने इन भारतीय राजाओं से जीता उसको ये लोग नाम दिए ब्रिटिश भारत। तो अब हमारे भारत में दो पार्ट देखने को मिल गए। एक तो बच्चों हमको देखने को मिला ब्रिटिश भारत, यानी भारत का वो हिस्सा जो अंग्रेज जीतकर डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिए थे। और दूसरी तरफ अभी भी भारत में बहुत छोटे छोटे राजा या राज्यों के साम्राज्य, या फिर ये कह लो कि अच्छा इनका साइज जो था अभी बहुत छोटा हो गया था। तो ये काफी छोटे छोटे यहाँ पे ये जो राजा थे जो शुरू में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाए थे, अभी ये छोटे छोटे राज्य हो गए थे। और इन राज्यों में जो भी राजा, बादशाह, शासक, नवाब कोई भी रहता था, ये सारे के सारे अंग्रेजों के सब्सिडियरी के रूप में काम करते थे। तो अब हमारा क्या हुआ कि इस समय जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, भारत दो पार्ट में बढ़ चुका है। एक तरफ हमारा ब्रिटिश भारत है और दूसरी तरफ हमारे पास ये छोटे छोटे देसी राजा है जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इंडिया में शासन चल रहे हैं। अब इसी ब्रिटिश भारत से उत्तर प्रदेश की उत्पत्ति होगी, या जितने भी एक तरीके से कह लो भारत के आज के डेट में स्टेट है या प्रांत है, वो सारे इसी ब्रिटिश भारत से आएंगे। तो आगे क्या हुआ बच्चों कि ये जो ब्रिटिश भारत था, इस ब्रिटिश भारत को अंग्रेजों ने, या ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश भारत को शासन के उद्देश्य से छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया। छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया। अंग्रेजों ने जो सबसे पहला काम किया कि ब्रिटिश भारत को इन्होंने छोटे छोटे प्रांतों में बांटा। और उन्हीं छोटे छोटे प्रांतों में कुछ प्रांत बड़े शेप में भी थे। जो सबसे पहले एक प्रांत निकल कर आया 1836 में।
1836 में जो ये प्रांत निकल कर आया बच्चों, इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। तो याद रखिएगा, यूपी का एक प्रांत के रूप में सबसे पहला नाम यही पड़ा था। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ और भी तमाम परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे वहां पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र या एक अलग प्रांत के रूप में पहली बार मान्यता कब मिली थी, तो वो मिली थी 1836 में। और 1836 में उस समय हमने इसका नाम रखा था उत्तर पश्चिम प्रांत। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप बिल्कुल रेडी रहना। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम क्या था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था इसका। इसके बाद इसका नाम आगे चलकर थोड़ा सा चेंज किया गया और 1877 में, अगला जो साल था बच्चों वो 1877 का था। तो 1877 में हमने इसका नाम थोड़ा सा और चेंज किया और जो उत्तर पश्चिम प्रांत था उसके साथ हमने अवध को ऐड कर दिया। तो अब हमारे प्रदेश का नाम हो गया उत्तर पश्चिम एवं अवध प्रांत। तो अवध वाला जो हिस्सा था बच्चों, इसको हमने यूपी के साथ ऐड करके एक बड़ा राज्य बना दिया जिसका नाम हमने रखा उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत। 1836 में क्या नाम रखा था, 1836 में हमने नाम रखा था उत्तर पश्चिम प्रांत। आगे इसमें ऐड किया गया, किसको ऐड किया गया, अवध को, और इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिम एवं अवध प्रांत। 1902 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का नाम चेंज किया गया बच्चों, और इस उत्तर पश्चिम की जगह हम लोगों ने जो नाम यूज करना स्टार्ट किया उसका नाम रख दिया आगरा। तो आगरा अवध संयुक्त प्रांत, अभी इसका नाम हो गया आगरा अवध संयुक्त प्रांत। अभी यूपी का जो अगला नाम बच्चों निकल कर आया आपके सामने वो है आगरा अवध संयुक्त प्रांत। ये कब निकल कर आया, 1902 में। बहुत बार पेपर में पूछेगा उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपी का सबसे पहला नाम उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में इसमें उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ अवध प्रांत ऐड किया गया। 1902 में इसका नाम आगरा अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1937, अब जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन अब तक के उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपी का पुराना नाम। ये बच्चों, वैसे तो यहां पर आप देख लो कि ये यूपी के ये 3 नाम यहां पर हैं और ये तीनों नाम अंग्रेजों ने अलग अलग समय पे रखे, लेकिन इन तीनों में जो सबसे बढ़िया या एक तरीके से कह लो जो सबसे लोकप्रिय, तो यूपी का लोकप्रिय पुराना नाम, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है या सिर्फ पूछते कि यूपी का पुराना नाम बताइए, तो यूपी का पुराना नाम बच्चों संयुक्त प्रांत, ये नाम याद रखिएगा, ये इसका पुराना नाम था संयुक्त प्रांत। और ये जो संयुक्त प्रांत हमने यूपी का ये नाम रखा, ये रखा 1937। तो ये 1937 वो साल है जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल। सबसे ज्यादा पेपरों में यही पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, और इसको किस साल रखा गया था, 1937 में। अब आगे चलकर उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश किया गया 24 जनवरी 1950 को। तो आगे हम लोगों ने क्या किया, 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले हमने इस संयुक्त प्रांत का नाम बदला और संयुक्त प्रांत का नाम अभी क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश। तो ये जो हमारा ओरिजिनल नाम आता है उत्तर प्रदेश,
ये हमने कब रखा था? 24 जनवरी 1950। इसीलिए यह यूपी का स्थापना दिवस भी कहलाता है बच्चों। अभी यूपी पुलिस में यही क्वेश्चन आया था, यूपी का स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। क्यों 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही हमने उत्तर प्रदेश नाम से एक प्रांत स्थापित किया था, और इस प्रांत का जो पुराना नाम था बच्चों, ये संयुक्त प्रांत था। और संयुक्त प्रांत से पहले इन एरियाज के क्या क्या नाम थे? आगरा अवध संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम एवं अवध प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो ये एक तरीके से यूपी के नामों की हिस्ट्री थी, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा बच्चों। और 24 जनवरी 1950 को फाइनली उत्तर प्रदेश का अस्तित्व आ गया। इसके बाद आगे की कहानी समझते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में भाषा के आधार पर बच्चों, भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की मांग हो रही थी। नए नए राज्यों की मांग चल रही थी या मांग हो रही थी। भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की मांग हो रही थी। उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन बनाया, जिसका नाम था फजल अली आयोग। और ये जो फजल अली आयोग था, इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इस रिपोर्ट के बिहाफ पर या इस रिपोर्ट के बेसिस पे इंडिया में 7वां संविधान संशोधन, या एक तरीके से हम कह लें कि भारत में 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया बच्चों, ये 1956 में किया गया। ये क्या था? ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित था, या एक तरीके से हम कह लें कि राज्यों के पुनर्गठन से था। तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। किसके आधार पर इनका पुनर्गठन करना था बच्चों? भाषा के आधार पर। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस समिति के आधार पर किया गया था? फजल अली आयोग के आधार पर। फजल अली आयोग के आधार पर कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 7वां संविधान संशोधन। तो जब 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उस समय भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। याद रखिएगा, भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बनाए गए। उन 14 राज्यों में बच्चों, ये जो 14 राज्य बने थे, उन 14 राज्यों में एक यूपी भी था। तो इस तरीके से अगर आपसे वो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि यूपी का पुनर्गठन कब किया गया, ये क्वेश्चन कई बार आता है। यूपी का पुनर्गठन, तो यूपी का पुनर्गठन वही डेट था 1 नवंबर 1956, जिस दिन भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो भारत में भाषाई आधार पर जब राज्य पुनर्गठित हुए थे फजल अली कमीशन के बिहाफ पर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तो उस समय टोटल 14 राज्य बनाए गए थे। उन 14 राज्यों में एक उत्तर प्रदेश भी था। तो अगर आपसे पेपर में यूपी पुलिस में वो पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन एक राज्य के रूप में भाषाई आधार पर कब किया गया था, तो वो किया गया था 1 नवंबर 1956 को बच्चों। तो अब तक यहां तक की पूरी हिस्ट्री आपने समझा। अब यहां पे जो अगली चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, उत्तर प्रदेश अब बन गया, काफी सालों तक उत्तर प्रदेश चलता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा
पहाड़ों के बीच आता था, यानी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं हिमालय से घिरा हुआ था। और ये जो पहाड़ी क्षेत्र था, इधर की तरफ डेवलपमेंट के प्रोसेस या जो कह लो कि यहाँ के लोग अपने आप को उत्तर प्रदेश से थोड़ा अलग थलग समझते थे। तो ये लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि पहाड़ी जो जिले हैं यूपी के, उन जिलों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाए। और इनकी मांग बहुत तेज हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया। तो अभी अब यूपी का मात्र एक बार विभाजन हुआ है बच्चों। तो यूपी का विभाजन हुआ, इसको हम यहां पे समझते हैं यूपी का विभाजन। ये यूपी का विभाजन किया गया था 9 नवंबर, वो डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000। ये एग्जैक्टली वो डेट है जब यूपी को बांटा गया। और यूपी के 13 पहाड़ी जिले जो हिली डिस्ट्रिक्ट थे, जहां पे हिल्स थे, तो 13 पहाड़ी जिलों को लेकर एक नया राज्य। और ये जो एक नया राज्य यहां पे बनाया गया बच्चों, ये क्रम में इंडिया का 27वां राज्य था। तो ये भारत का 27th स्टेट बना नया राज्य के रूप में, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। उत्तरांचल। तो उत्तरांचल जो नए राज्य के रूप में बना, वो बना बच्चों 9 नवंबर सन 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर यूपी से एक भारत का 27वां राज्य बनाया गया, जिसका नाम हमने रखा उत्तरांचल। आगे चलकर इस उत्तरांचल का नाम चेंज कर दिया गया और सन 2007 में बच्चों, सन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अभी उत्तरांचल का नाम, नया नाम जो है उत्तराखंड है, जो 2007 से लागू हो चुका है। तो फिलहाल यूपी का बस एक बार विभाजन हुआ, वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। कितने जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था? तो 13 जिलों को। और ये 13 जिले वे जिले थे जो पहाड़ी जिले के रूप में आते थे। तो यूपी के बारे में अभी तक हम लोग यूपी के नाम को यहां पर चेक कर लिए। अब यहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानियों के बारे में। तो यहां पर अगला जो हमारा सेगमेंट आता है कि यूपी की राजधानी क्या क्या रही। अगर हम यूपी की राजधानियों की बात करें बच्चों, तो यूपी की राजधानी के रूप में गौरव पाने वाला जो पहला शहर था वो आगरा था। जब 1836 में, याद रखिएगा, यूपी को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अंग्रेजों ने मान्यता दी थी, उस समय इन्होंने राजधानी अनाउंस किया था आगरा। तो यूपी की सबसे पहली राजधानी जो बनती है वो आगरा बनती है। मैंने अभी यूपी के नामों का इतिहास आपको बताया था। यूपी के नामों के इतिहास में सबसे पहला यूपी का नाम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत ही आता है। और उस समय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो राजधानी अनाउंस की, उस समय आगरा किया। उसके बाद इसकी राजधानी चेंज की गई। राजधानी तब चेंज की गई जब 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति के ठीक एक साल बाद 1858 में यूपी की राजधानी को चेंज करके प्रयागराज या इलाहाबाद लाया गया। तो प्रयागराज आज का नाम इसका है, पुराना नाम इसका इलाहाबाद था। तो हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी को कहां पर ले गए? इलाहाबाद ले गए। कब ले गए बच्चों? 1858 में। उसके बाद जब इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, या उसके बाद उससे थोड़ा सा पहले ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी 1920 में आंशिक रूप से, यानी कुछ काम इलाहाबाद से होते थे और कुछ काम यहां से होते थे। और 1935 में पूर्णतः यूपी की जो राजधानी हमने बनाई, तो ये आंशिक राजधानी हमने बनाई थी लखनऊ। यूपी की आंशिक राजधानी लखनऊ कब बनी? 1920 में बनी। और यूपी की जो राजधानी पूर्णतः लखनऊ कब बनी? ये बनी बच्चों 1935 में। तो 1935 से लेकर अब तक, याद रखिएगा, 1935 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी बनी हुई है
वो लगातार यहाँ पर लखनऊ बनी हुई है। तो लखनऊ हमारी राजधानी यहाँ पे बनी। एक चीज फिर ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानियों का इतिहास अगर हम देखें तो सबसे पहला जो शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी बना था वो आगरा था। आगरा के बाद इलाहाबाद को यह सम्मान मिला और फिर लखनऊ आंशिक और पूर्णतः दोनों में राजधानी बना। अब मान लो अगर एक क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस में वो पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जो कभी भी उत्तर प्रदेश की राजधानी या संयुक्त प्रांत की राजधानी नहीं रहा। अब आपके सामने ऑप्शन दे दिया आगरा, ऑप्शन दे दिया इलाहाबाद, आपके सामने ऑप्शन दे दिया कानपुर, या आपके सामने ऑप्शन दे दिया लखनऊ। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पर आगरा, प्रयागराज या इलाहाबाद और लखनऊ, ये तीनों शहर कभी न कभी यूपी की राजधानी रहे हैं। और वर्तमान में अगर हम प्रेजेंट की बात करें यहां पर, तो जो प्रेजेंट में हमारी राजधानी है बच्चों वो 1935 के बाद से पूर्णतः लखनऊ बनी हुई है। तो जितने ऑप्शन मैंने दिए थे उतने ऑप्शन में कानपुर आपको ऐसा शहर दिखा जो कभी भी यूपी की राजधानी नहीं रहा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में आप अच्छे से समझ लें। अगला यहां पे हम सब बात समझते हैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बच्चों, जहां से और क्वेश्चन बनने का यहां पे चांस होगा। तो यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज, या इसको हम कह सकते हैं कार्यकारी भाषा, या इसको राजकीय भाषा भी हम कह सकते हैं। राजकीय राजकीय भाषा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ऑफिशियल लैंग्वेज होता क्या है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो वहां पर यह बात उठी कि क्या भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने हिंदी पर जोर दिया कि हिंदी को देश का राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए। लेकिन जो गैर हिंदी भाषी लोग थे, जो हिंदी नहीं बोलते थे, ज्यादातर साउथ इंडियन स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह, जो तमिल और तेलुगु वगैरह बोलते थे, मलयालम, ये लोग बड़ा विरोध किए हिंदी का। कहे कि नहीं भाई, हिंदी को आप नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते हो, हमको हिंदी नहीं आती, हम तो तेलुगु जानते हैं, तमिल जानते हैं, हमारी भाषा को बनाओ। तो एक तरीके का यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो गया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि भाई हम देश की राष्ट्रीय भाषा बनाए तो बनाए किसको। तो फाइनली हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, हमारे देश के जो सम्मानित व्यक्ति लोग वहां पर बैठे हुए थे, सम्मानित नेता लोग, उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि भाई देश की कोई राष्ट्रीय भाषा हम नहीं बनाएंगे, हाँ देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा आर्टिकल 343 लिखा, और इस आर्टिकल 343 में उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिफाइन किया। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब बच्चों, या कार्यकारी भाषा या राजकीय भाषा का मतलब होता है, एक लाइन में अगर हम इसको समझे तो इसका मतलब होता है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा यानी अगर कोई राज्य सरकार है, कोई केंद्र सरकार है, या कोई भी सरकार है, वो अपनी जो भी कामकाज करेगी जिस भाषा में करेगी उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मुगल एक साम्राज्य था, अकबर, हुमायूं, बाबर, बहुत सारे इसमें राजा आए, शाहजहां, जहांगीर। मुगलों ने जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी बच्चों, यानी जो उनकी दरबार में कामकाज की भाषा थी, वो उन्होंने फारसी को बनाया था। तो फारसी उनकी कामकाज की भाषा थी। ऐसे ही हर राज्य की या हर सरकार की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो हमारा जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार, उसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चुना, और सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने इंग्लिश को रख दिया कि भाई चलो इंग्लिश जो है कि सेकेंड ऑप्शन में रहेगा। तो जो हिंदी नहीं समझ पा रहे वो इंग्लिश को समझेंगे, और फ्यूचर में इसमें अगर चेंज करना होगा तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी तक यही चीजें बनी हुई। यहां पर राज्य सरकारों को थोड़ा सा ऑटोनोमस दिया गया कि राज्य सरकारें अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर सकती हैं। तो उसी पावर के तहत यहां पे अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की अगर हम बात करें
कि यूपी की राजकीय भाषा है क्या। तो बच्चों, यूपी का जब गठन हुआ था, मैंने बताया था कि यूपी का जो उत्तर प्रदेश नाम या यूपी का एक राज्य के रूप में आजादी के बाद जो गठन हुआ, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को ही यहां पर बहुत सारी चीजें पूरे संविधान में डिक्लेयर की गई थी। तो हमने क्या किया, इस समय उत्तर प्रदेश में दो राजकीय भाषाएं बनाई हुई हैं। जो यूपी की प्रथम राजकीय भाषा है और यूपी की द्वितीय राजकीय भाषा। तो यूपी की जो पहली राजकीय भाषा है बच्चों, वो अक्टूबर 1947 अक्टूबर 1947 से ही हिंदी अनाउंस की गई। तो हिंदी हमारे प्रदेश की पहली राजकीय भाषा है, याद रखिएगा, जिसको अक्टूबर 1947 में घोषित किया गया था। प्रथम राजकीय भाषा के रूप में अक्टूबर 1947 में हिंदी है, और बिल्कुल आप इसको एकदम अच्छे से समझ लेना। और 26 जनवरी 1968 को, ये डेट, एक चीज और यहां 1968 का डेट आप याद रखना, 1968 को यह अनाउंस किया गया कि यूपी का कोई भी सरकारी दफ्तर होगा, कोई भी सरकारी दफ्तर, वहां पे कंपलसरी या अनिवार्य रूप से हिंदी का काम किया जाएगा या हिंदी भाषा में काम किया जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन है, कुछ भी है, वो अनिवार्यतः हिंदी भाषा में छपेंगे ही छपेंगे। ये 1968 में राज्य सरकार ने अनाउंस किया या घोषित किया। तो फिलहाल आप ये समझना कि अक्टूबर 1947 को हमने हिंदी को अपने उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय भाषा अनाउंस किया। दूसरे राजकीय भाषा के रूप में जो यूपी की दूसरी राजकीय भाषा आती है बच्चों, वो है उर्दू। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, जो 1989 में दिया गया। यही पेपर में पूछता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, यूपी की दूसरी राजकीय भाषा का नाम बताइए। तो यूपी की जो दूसरी राजकीय भाषा, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चों, वो है उर्दू। और उर्दू को कब अनाउंस किया गया सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज? 1989। वैसे यूपी की जो पहली राजकीय भाषा हिंदी है, अक्टूबर 1947 आजादी के बाद ही हमने इसको अनाउंस कर दिया था, और 1968 में अनिवार्य रूप से सभी ऑफिसर, जो ऑफिस है, दफ्तर है, उनको निर्देश दे दिया था कि हिंदी को आप भाषा के रूप में यूज करोगे। उसके बाद यूपी के अगर हम कुछ और चीजों की बात करें, जैसे यूपी का राजकीय पक्षी, तो यूपी का जो राजकीय पक्षी है या स्टेट बर्ड है यूपी का, उसका नाम है सारस अथवा क्रॉन्च। तो जो सारस होता है बच्चों, बगुले टाइप का होता है सारस, इसी को क्रॉन्च भी कहते हैं। तो सारस या क्रॉन्च हमारा यूपी का राजकीय पक्षी है। और अगर यूपी का राजकीय पशु बात करें बच्चों, कि यूपी का राजकीय पशु कौन है, जैसे भारत का राजकीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका नाम है बारह सिंगा। यह एक प्रकार के हिरन की वैरायटी होती है, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं और उन सींग में से बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं। तो बारह सिंगा को हम उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कहते हैं। इसके बाद अगर हम यहीं पे बात करें, यूपी के राजकीय, नोट करते जाना बच्चों, ध्यान से सुनते रहिए और नोट करते जाइए। यूपी के राजकीय या यूपी का राजकीय पुष्प, या फिर इसको हम कहते हैं फूल,
तो यूपी का जो राजकीय फूल है बच्चों, जिसको हम कहते हैं पलास, तो जो पलास होता है, पलास या टेंसू, इसको टेंसू भी कहते हैं, तो पलास या टेंसू हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, एक और यहीं पे अगर क्वेश्चन हम देखें कि यूपी का राजकीय खेल कौन सा है बच्चों, यूपी का राजकीय खेल, तो आप याद रखिएगा जो देश का राष्ट्रीय खेल है वही उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल है और उसका नाम है हॉकी। तो हॉकी, जो फील्ड हॉकी है बच्चों, ये यूपी का राजकीय खेल है। तो यहां पर दो तीन चीजें आपको याद रखना है, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बच्चों, उसका नाम है अशोक। एक और चीज यहां पे मैं बता दे रहा हूं, यूपी का राजकीय वृक्ष ये है अशोक। अशोक के पेड़ आप देखे होंगे, अशोक के पेड़ ज्यादातर विद्यालयों या फिर कोई ऑफिस वगैरह होते हैं उनके किनारे, सड़क के किनारे लगाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें ध्वनि प्रदूषण का एक अच्छा नियंत्रक माना जाता है। अशोक के पेड़ जो होते हैं काफी घने घने होते हैं, ध्वनि इनमें से उस पार नहीं आ पाती है। तो ज्यादातर अगर आप देखो, जैसे कोई सड़क है और इस सड़क के किनारे ये स्कूल है, तो स्कूल के इस पूरे बॉर्डर पर वो क्या करते हैं, सड़क के किनारे अशोक के पेड़ लगाते हैं, ताकि यहां से जो है आवाज, जो फालतू की आवाज है, वो इस अशोक के पेड़ को पार करके स्कूल में न जा पाए। तो हम अशोक के पेड़ों का बहुत ज्यादा महत्व मानते हैं, और ये अशोक के पेड़, हमारे हिंदू धर्म में भी अशोक वाटिका थी जहां सीता माता थी लंका में, तो अशोक के पेड़ काफी फेमस है, और अशोक के पेड़ को ही हमने यूपी का राजकीय वृक्ष घोषित किया है। तो यहां पर एक बार फिर से समझना, उत्तर प्रदेश के जो 5-6 राजकीय चिन्ह हैं, जैसे कि आप ये देख लो, यूपी का जो राजकीय वृक्ष है अशोक, या फिर यूपी का जो राजकीय फूल है जिसको हम पलाश या टेंसू कह रहे हैं, यूपी का जो राजकीय खेल है जिसको हम हॉकी कह रहे हैं, उसके अलावा यूपी का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, यूपी का जो राजकीय पक्षी है बच्चों वो सारस या क्रौंच है। इसके अलावा यूपी की जो राजकीय भाषा है, तो यूपी की राजकीय भाषा 2 थी, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे, जो अगला कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं बच्चों, अगला जो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन था, मतलब आएगा आपसे कि यूपी का जो राजकीय चिन्ह है बच्चों, यूपी का राजकीय चिन्ह या प्रतीक जिसको हम कह लें, सरकार का, जैसे अगर इस तरीके का कहीं पे चिन्ह आपको दिखे तो आप कह दो कि ये उत्तर प्रदेश सरकार है, तो ये यूपी का राजकीय चिन्ह है। और इस यूपी के इस राजकीय चिन्ह को 1938 में अडॉप्ट किया गया था। 1938 में हमने उत्तर प्रदेश के इस चिन्ह को क्या किया था, स्वीकृत किया था। और इस चिन्ह का सीधा सीधा मतलब ये है बच्चों, ये जो हमने चिन्ह लिया था, इस चिन्ह का अगर आप यहां पे देख रहे हो तो इस चिन्ह में है क्या कि यह एक वृत्त है, ये गोला है, इस गोले में क्या है कि एक तीर और धनुष है, ये धनुष और ये तीर, और इसके साथ 2 मछलियां, ये 2 मछलियां यहां पे बनाई गई हैं। तो एक वृत्त में, ज्यादातर आपसे ऑप्शन में ही पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ऐसे एक ऑप्शन में रहेगा, एक वृत्त में तीर धनुष के साथ, तीर धनुष के साथ 2 मछलियां, यह है उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह, जिसको किस साल अडॉप्ट किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था 1938। तो उत्तर प्रदेश के रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो थी, एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में यहां पे हम लोगों ने समझ लिया बच्चों। अब यूपी का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश की एक तरीके से अगर हम कहें, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे मैप खोलते हैं और इनमें हम ये कोशिश करते हैं कि
जो बहुत सारे जो कि स्टेट वगैरह हैं जो यूपी से सट रहे हैं, या बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनकी चर्चा हम लोग अब यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश का मैप लगा दिया है, और इस मैप से रिलेटेड अब हम लोग बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का मैप बच्चों, और इस उत्तर प्रदेश के मैप में सबसे पहले तो आप ये जान लो, इस बच्चों ये आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप खुला हुआ है, और इस उत्तर प्रदेश के मैप से संबंधित बहुत सारी चीजों को पहले हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के मैप को देखकर पहले तो आप इसके पड़ोस में जो जो लोग हैं उनको आप डिनोट कर लो। जैसे यहाँ पर ये है आपका उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर ये है इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल की, नेपाल के बाद फिर यहां पर उत्तर प्रदेश की एक स्टेट बाउंड्री टच हो रही है बिहार के साथ, तो यहां पर है बिहार। इसके अलावा इधर की तरफ आप आ जाओ, तो यहां पर ये छोटी सी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश की है। फिर यहां पर ये जो बाउंड्री लगी हुई है ये हरियाणा की बाउंड्री है। फिर यहाँ पे ये छोटी सी बाउंड्री दिल्ली की है, फिर हरियाणा की बाउंड्री है। उसके बाद ये सॉरी यहाँ पर उसके बाद जो है कि हाँ हरियाणा की बाउंड्री है। उसके बाद फिर यहाँ पे राजस्थान की बाउंड्री है, और फिर ये पूरा का पूरा एमपी की बाउंड्री है। तो ये कुछ स्पेशल एरियाज है जहां पर हम इनकी बाउंड्रीज को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि उत्तर प्रदेश की ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री है वो कितने स्टेट और कितने उनसे टच कर रही है बच्चों। तो आप ये समझ लो कि उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो कुल मिला जुलाकर एक देश के साथ, यूपी की बाउंड्री एक देश के साथ टच होगी। एक देश वो कौन सा है, वो है नेपाल। ये देखिएगा, ये जो इतनी लंबी बाउंड्री यूपी टच कर रहा है ये पूरा का पूरा, ये जो है कि वो नेपाल के साथ टच कर रहा है यहां तक की बाउंड्री। तो ये पूरी बाउंड्री होगी नेपाल के साथ। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि क्या उत्तर प्रदेश किसी देश के साथ सीमा साझा करता है, तो जी हां बिल्कुल साझा करता है, और उस देश का है नाम है नेपाल। अब उत्तर प्रदेश की जो ये बाउंड्री है वो कितने राज्यों के साथ टच करती है वो देखते हैं बच्चों। तो राज्यों में हमारे पास सबसे पहले जो राज्य आ रहा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के अलावा यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अलावा हरियाणा है। हरियाणा के बाद दिल्ली है। दिल्ली के बाद यहां पर राजस्थान है। यहां पे राजस्थान है। राजस्थान के बाद हरियाणा, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी यूपी से टच कर रहा है। तो उसके बाद एमपी है, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद यहां पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, और ये बिहार इधर की तरफ, ये पूरा बिहार। तो ये इतनी लाइन बिहार की है। तो उत्तर प्रदेश से अगर हम राज्य देखें कि कितने राज्य बाउंड्री टच कर रहे हैं बच्चों, तो राज्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 राज्य, 8 राज्य यहां पर यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश को देखा जाए, तो केंद्र शासित प्रदेशों में इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो कि यहां पर बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आप यहां पे नोट कर लेना बच्चों, यूपी के साथ एक देश नेपाल बाउंड्री टच करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बाउंड्री टच करता है, और 8 राज्य केंद्र जो कि यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। और 8 राज्यों में यहां पर ये सारे के सारे नाम आपको दिख रहे हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इतने राज्यों के साथ यूपी सीमा साझा करता है, जो कि बहुत ही एक बड़ी बात है। इतने राज्यों के साथ कुछ ही राज्य हैं जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं, उनमें हमारा उत्तर प्रदेश काफी फेमस है। यहां पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपी सबसे लंबी
यूपी सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करेगी? तो अगर आप यहां मैप ये देख रहे हो, जो आप मैप, इस मैप में यूपी की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? अगर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यहां पे दो ही राज्य सबसे लंबे में दिख रहे हैं, एक तो मध्य प्रदेश और एक बिहार। तो यूपी जो सबसे लंबी सीमा साझा करती है बच्चों, याद रखिएगा, वो मध्य प्रदेश है। ये भी यूपी पुलिस में, यूपी पीसीएस आरओ में आपसे वो पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ टच कर रही है, तो वो कर रही है मध्य प्रदेश के साथ। और अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल जाए कि उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करती है, ये देखना, यूपी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करेगी, तो उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा बच्चों यहां पर हिमाचल प्रदेश है। कुछ किलोमीटर की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है उत्तर प्रदेश का, नहीं तो यहाँ हरियाणा और उत्तराखंड बिल्कुल यहाँ पे सट गए हैं, लेकिन यूपी थोड़े से किलोमीटर की सीमा यहाँ पे हिमाचल के साथ साझा करती है। तो सबसे छोटी सीमा जो है कि उत्तर प्रदेश की लगेगी हिमाचल प्रदेश के साथ। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन, इस अब तक मैंने जितना डिस्कशन किया, इस डिस्कशन पे 4 क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहना। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगेगी, वो लगेगी मध्य प्रदेश के साथ। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का इकलौता अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश नेपाल। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का इकलौता केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा साझा करता है वो है दिल्ली। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला राज्य वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों पर आप क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं यहीं पे बनाता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? मान लीजिए ऑप्शन दे दिया हरियाणा, ऑप्शन दे दिया पंजाब, ऑप्शन दे दिया उत्तराखंड, ऑप्शन दे दिया हिमाचल प्रदेश। तो यहां देखिए हरियाणा भी टच कर रहा है, हिमाचल कर रहा है, उत्तराखंड टच कर रहा है, लेकिन पंजाब यहां पर है। तो पंजाब का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप याद रखना, ये जो 8 राज्य है बच्चों, 8 राज्यों के नाम बिल्कुल याद रखिएगा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 4 राज्य इधर की तरफ याद कर लेना, 4 राज्य इधर की तरफ याद रखिएगा, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान। तो ये 8 राज्य हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री टच करते हैं। इनमें सबसे लंबी जो बाउंड्री लाइन है, बार बार इस क्वेश्चन को मैं आपको डिनोट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सबसे लंबी बाउंड्री और सबसे छोटी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बच्चों यहां पर आप एक चीज और समझिएगा, ये जो वर्तमान में यूपी का मैप दिख रहा है, इस यूपी के मैप में टोटल इस समय कितने जिले हैं? इन जिलों पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल जिले, यूपी में इस समय कुल जिलों की संख्या बच्चों 75 है, जो भारत के किसी राज्यों में सबसे ज्यादा है। भारत का कोई भी राज्य हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, कोई भी राज्य हो, सबसे ज्यादा जो जिले हैं यूपी में है, वो कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि यूपी का 75वां जिला कौन सा बना? तो यूपी का सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे 75वां जिला बताता हूं कि यूपी का 75 जिला या सबसे नया जिला। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश के सबसे नए जिले का नाम बताइए, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे नया जिला है बच्चों, इस नए जिले का जो गठन किया गया था 2013 में किया गया था 5 जुलाई को। तो हमारा जो सबसे नया जिला है यूपी का वो बना 5 जुलाई 2013 को। और इस जिले से ही बार बार गांधी परिवार चुनाव लड़ती है। तो ये जिला काफी फेमस था, पहले रायबरेली के नाम से फेमस था, और इसी रायबरेली से कटकर एक जिला बना अमेठी, जहां से राहुल गांधी सांसद थे। इस बार राहुल गांधी वहां सांसद
नहीं है। तो अमेठी जो है, अमेठी हमारे यहां पर कह लो कि, तो यहां से गांधी परिवार बार बार चुनाव लड़ती है और अमेठी से जो है राहुल गांधी चुनाव लड़े। 2014 में चुनाव हारे थे, पहली बार गांधी परिवार इस जगह से हारी थी, रायबरेली उनका गढ़ था। और राहुल गांधी 2014 में अमेठी से चुनाव हारे और 2019 में क्या किए, ये दो जगह से चुनाव लड़े। आपको पता है कि भारत में किसी भी लोकसभा सांसद या फिर विधानसभा के विधायक को दो जगह से लड़ने की अनुमति दी जाती है। तो राहुल गांधी उसी अनुमति का फायदा उठाकर एक बार यहां से एक यहां से सीट भरे थे और एक वायनाड जो केरल की सीट थी, और फाइनली वो यहां का सीट छोड़कर वहां चले गए। तो फिलहाल आप ये देखो कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे नया जिला है बच्चों, वो है अमेठी। ये आपको मैप में यहां पे ये दिख रहा है, ये है अमेठी। और अमेठी जो जिला बना है, ये दो जिलों से कटकर बना हुआ है। ये इसका थोड़ा सा हिस्सा सुल्तानपुर से लिया गया और थोड़ा सा हिस्सा रायबरेली से लिया गया। तो दो जिलों से कटकर इस अमेठी को बनाया गया है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। तो अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यूपी का 75वां जिला कौन है बच्चों, या यूपी का सबसे नया जिला कौन सा है, तो उसका नाम आपको बताना है अमेठी। और अमेठी का जो निर्माण हुआ था सन 2013 में हुआ था, 5 जुलाई को। किन दो जिलों से कटकर बना, सुल्तानपुर और रायबरेली से कटकर ये बना हुआ है। चलिए इसके बाद इसी डायग्राम पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि यूपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे नए के बाद हम लोग यहां पे देखते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा जिला, तो यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, यहां पे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, इस मैप में 3-4 जिलों को यहाँ पे आप बड़े बड़े जिलों को देख रहे होंगे। जैसे ये देखो, हरदोई बड़ा जिला आपको दिख रहा होगा, सीतापुर दिख रहा है, सोनभद्र दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्रयागराज भी बड़ा में आपको दिख रहा है, लखीमपुर खीरी भी दिख रहा है। इन सारे जिलों में बच्चों जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी ही है। तो ये जो लखीमपुर खीरी जिला है, या खीरी कह लो, लखीमपुर खीरी, दो एक्चुअल में दो शहर हैं, एक लखीमपुर है और एक खीरी है। इन दोनों शहरों को मिलाकर ही इस जिले को बनाया गया है। तो ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ये देखिए, ये है उसका बॉर्डर लाइन, नेपाल से सट रहा है, इधर से बहराइच से सट रहा है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, इतने जिलों से ये सराउंडिंग है। तो ये है यूपी का सबसे बड़ा जिला जिसका नाम है लखीमपुर खीरी, याद रखिएगा। अगर पेपर में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जिला का नाम आप याद रखिएगा। इसी में अगर वो आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला, तो यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम इसी मैप में यहां पर देखें तो यूपी का जो सबसे छोटा जिला बच्चों यहां पर आपको दिख रहा है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़। जो हापुड़ है बच्चों, यहां पर आप ये देखना, ये है हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है। और हापुड़ के बारे में एक चीज आप ये भी जान लेना कि हापुड़ एक नए जिले के रूप में इसका जो गठन हुआ था 2011 में हुआ था। तो हापुड़ भी कोई बहुत पुराना जिला नहीं है, ये 2011 में गाजियाबाद, ये जो गाजियाबाद है, इस गाजियाबाद से कटकर हापुड़ नया जिला बना था। तो हापुड़ भारत उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। टोटल 75 जिलों में सबसे नया जिला अमेठी, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो ये 3 जिलों के नाम आपको याद रखना है, अमेठी सबसे नया, हापुड़ सबसे छोटा और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा। अब यहां पे आगे जो बच्चों हम बात करना चाहते हैं यहां पर कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है।
सबसे पूर्वी जिला यूपी का। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि अगर यूपी के मैप को अगर आप देख रहे हो तो इस यूपी के मैप में चारों तरफ अगर हम जिलों को यहां पे दिखा दें तो यूपी के इस मैप को देखें बच्चों, तो इस यूपी के मैप में इधर की तरफ ये है उत्तर, इधर ये है दक्षिण, इधर है पूरब, ये है पूरब, और इधर की तरफ ये है पश्चिम। तो अगर इस मैप के हिसाब से चेक किया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये देखिए ये है बलिया। तो बलिया का जो लोकेशन है बच्चों, ये बिल्कुल नॉर्थ में आ रहा है। इसका जो देशांतरीय विस्तार है आप भी वो देखोगे वो सबसे ज्यादा इधर। तो ये जो देशांतरीय विस्तार अगर हम लेंगे तो उसके हिसाब से बलिया, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बागी बलिया यूपी का काफी फेमस जिला है। बागी बलिया इसको कहते हैं, और बागी बलिया इसलिए कहते हैं 1942 के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो पूरे भारत में कई जगह पे समानांतर सरकारें बनाई गई थी, यानी ये लोग अपने आप को आजाद घोषित कर दिए थे। उसी में बलिया नाम का भी एक यूपी का जगह था जहां चिट्टू पांडे ने एक नई सरकार बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। अगर हम यूपी के सबसे पश्चिमी जिले की बात करें बच्चों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिम में जिला कौन सा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हमको हो सकता है क्योंकि ये सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, यहाँ पे ये जो है कि गाजियाबाद है, बहुत सारे जिले हैं जो बिल्कुल हमको पश्चिम में दिख रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे पश्चिम में जो जिला है उसका नाम है शामली। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो शामली जिला है ये सबसे पश्चिमी जिला है। और शामली जिला के बारे में मैं बता दूं, शामली भी 2011 में बना हुआ नया जिला है और ये मुजफ्फरनगर से कटकर बना हुआ है। ये मुजफ्फरनगर है, इसी से कटकर शामली बना था। जैसे गाजियाबाद से कटकर हापुड़ 2011 में बना था, ऐसे ही शामली। तो शामली जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सा जिला है, पश्चिमी जिला। पूरब की तरफ कौन है, बलिया हो गया। इसके बाद यूपी का सबसे उत्तरी जिला अगर हम देखें तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला बच्चों यहां पर हमको दिख रहा है और ये है हमारा सहारनपुर। तो सहारनपुर को हम उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कह सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जो सहारनपुर है ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है और 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सहारनपुर के साथ 3 राज्य सटते हैं। हरियाणा भी सहारनपुर के साथ सट रहा है, हिमाचल प्रदेश भी सहारनपुर के साथ सट रहा है और उत्तराखंड भी सहारनपुर के साथ सट रहा है। तो एक ऐसा जिला यूपी का जो 3 राज्यों के साथ टच करता है वो है सहारनपुर, जो यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली और यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले की बच्चों। तो अगर हम सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो हमें यहाँ ललितपुर दिख रहा है और यहाँ सोनभद्र दिख रहा है। तो ललितपुर और सोनभद्र में अगर अक्षांशीय विस्तार को चेक करेंगे तो सोनभद्र का अक्षांशीय मान कम है, यानी कि ये ज्यादा साउथ की तरफ है। तो ये है हमारा सोनभद्र, जो कि ये सबसे दक्षिणी जिला है। तो यूपी का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। और सोनभद्र, यह बात याद रखना, पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से बाउंड्री टच करता है। तो सोनभद्र कितने राज्यों से बाउंड्री टच कर रहा है, ये देखिएगा। सोनभद्र इधर बिहार से, बिहार के बाद बिहार के बाद फिर झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश। तो कुल मिलाजुलाकर सोनभद्र, सॉरी यहां पे बिहार, झारखंड, एक मिनट बच्चों ये देखिएगा, सोनभद्र बिहार से टच कर रहा है, इतना बाउंड्री बिहार के साथ, फिर इतना बाउंड्री झारखंड के साथ, फिर इतना बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ और फिर इतनी बाउंड्री जो है कि एमपी के साथ। तो यूपी का इकलौता जिला है जो 4 राज्यों के साथ क्या कर रहा है,
बाउंड्री शेयर कर रहा है और सबसे दक्षिण में है। तो इस डायग्राम के हिसाब से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछें कि यूपी का सबसे नया जिला अमेठी, यूपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, यूपी का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली, यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। और निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है? तो उसका नाम आप याद रखिएगा, उसका नाम है सोनभद्र। तो सोनभद्र बच्चों 4 राज्यों के साथ यहाँ पे टच कर रहा है और चारों राज्यों के नाम आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो एरिया है, इस दिल्ली को नाम बदलकर इसका कर दिया गया एनसीआर। तो दिल्ली को एनसीआर के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। और दिल्ली, ये जो दिल्ली आपको यहाँ पे दिख रही है, ये दिल्ली, इस दिल्ली के चारों तरफ बहुत सारे जिले हैं जिनको एनसीआर में शामिल किया गया है, चाहे वो यूपी के जिले हो, चाहे वो राजस्थान के जिले हो या फिर हरियाणा के जिले हो। तो ज्यादातर यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जिलों को एनसीआर में शामिल किया जाता है। यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आज की वीडियो का कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में आते हैं? यूपी के जिले जो एनसीआर में यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, एनसीआर में आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आज की वीडियो में आप ये जान लो कि यूपी के कुल कितने जिले एनसीआर में आते हैं। उन जिलों की संख्या टोटल 8 है। तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर में आते हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? तो वो 8 जिले हैं बच्चों, मेरठ, गाजियाबाद, उसके बाद हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और मुजफ्फरनगर। ये 8 जिले हैं। अगर मैं इन 8 जिलों को यहां मैप में दिखाऊं तो आप फिर से ध्यान से समझना। ये हो गया मेरठ, मेरठ के बाद हापुड़, हापुड़ के बाद बुलंदशहर, फिर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर इसको कह रहे हैं। उसके बाद ये गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद बागपत, बागपत के बाद शामली, शामली के बाद मुजफ्फरनगर। ये 8 जिले हैं। फिर से ध्यान से समझना, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और मुजफ्फरनगर। ये 8 जिले जो है कि यूपी के जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का एक सामान्य अध्ययन किया है। अभी आज पहली क्लास यूपी स्पेशल की थी, तो आज हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास क्या रहा, उनके नाम, राजधानियां, इन सब चीजों की बात की और उत्तर प्रदेश के कुछ भौगोलिक संकेतकों के साथ उसके जिलों की बात की है। अगली वीडियो हम फिर जल्द ही यूपी स्पेशल लेकर आएंगे, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।